ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए बताती हूं आपको क्या खास होने वाला है आज के शो में। आमने सामने रॉयल एनफील्ड की क्लासिक और हीरो की मैवरिक। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अल्ट्रा वायलेट F77 का रिव्यू। क्या है खास मर्सिडीज की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी EQA में। सुजुकी की नई प्रीमियम एडवेंचर बाइक का रिव्यू। भारतीय बाजार में सब 500 सीसी मोटरसाइकिल मार्केट में क्लियर मार्केट लीडर है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। लेकिन हाल ही में हीरो ने मैवरिक लॉन्च की है। तो क्या मैवरिक क्लासिक 350 को तगड़ा कंपटीशन दे सकती है, बता रहे हैं ध्रुव अत्री। पास्ट में कई प्रतिद्वंद्वी आए और गए, लेकिन इस मोटरसाइकिल की बादशाहत को कोई भी चुनौती नहीं दे पाया है। लेकिन समय थोड़ा बदल रहा है और आज एक नया हीरो आया है टाउन में। ये है हीरो मैवरिक 440, हीरो मोटोकॉर्प की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल। अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का डिज़ाइन काफ़ी क्लासिक लगता है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी इवोक करता है और इसके डिज़ाइन से तो हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन जो हीरो की मैवरिक 440 है, ये जैसा नाम आप सुन रहे हो वैसा ही इसका डिज़ाइन है। काफ़ी न्यू एज डिज़ाइन देखने में लगता है। हीरो मैवरिक का इंजन ज़्यादा बड़ा है, 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। इसमें हार्ली डेविडसन के इंजीनियर्स का भी हाथ है और यहाँ पर आपको 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। बेसी तो ये इंजन भी है एंड थोड़ा मॉडर्न भी साउंड करता है। अब मैं इसे रैप करता हूँ। दोनों मोटरसाइकिल की राइडिंग स्टैंस अपराइट है, लेकिन क्लासिक की थोड़ी ज़्यादा है और इसकी प्लश सीट के साथ आपको मिलती है एक आराम की सवारी। मैवरिक में राइडिंग स्टैंस थोड़ा स्पोर्टी है और इसकी हैंडल बार्स वाइड हैं, तो इसमें कंफर्ट के साथ साथ राइडर एंगेजमेंट लेवल भी बेहतर रहता है। क्लासिक 350 का 349 सीसी का इंजन लो एंड टॉर्क भरपूर देता है, लेकिन टॉप एंड में काफ़ी फीका है। बट जिस किस्म की क्रूजिंग के लिए ये बनी है उसके लिए ये बेहतरीन काम करती है। मैवरिक का इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा ईगर रहता है स्पोर्टी राइडिंग के लिए। मैवरिक को आप तीसरे गियर में ट्रैफिक वाली स्पीड से सीधा क्रूजिंग स्पीड्स पर आराम से ले जा सकते हो, तो इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। हैंडलिंग में आरई क्लासिक 350 में आराम का मामला है, क्योंकि इसमें कंफर्ट तो बढ़िया है लेकिन डायरेक्शन चेंजेस काफ़ी आराम से करने पड़ते हैं। ये उतनी ज़्यादा निम्बल और एजाइल नहीं लगती है। वहीं मैवरिक में लगे 43 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स और डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स इसे बढ़िया राइड और प्लांटेड कॉर्नरिंग की काबिलियत देते हैं। मैवरिक का वजन भी 8 किलोग्राम हल्का है, तो ट्रैफिक में इसे मैनेज करना क्लासिक से ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, USB चार्जिंग मिलती है। इवन इसकी जो टायर्स हैं इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, यानी पंचर की जो झंझट है वो भी ख़त्म। और तो और मैवरिक में डुअल चैनल ABS भी स्टैंडर्ड है, बट क्लासिक में ये ऑप्शनल है। अब ये नया हीरो दिखता तो स्मार्ट है, काबिल भी है, बेहतर फीचर्स भी लाता है, बेहतर परफॉर्मेंस भी लाता है और इस कारण हमारा वोट भी इसी को जाता है। लेकिन क्या जनता एक एस्टैब्लिश स्टार को छोड़कर इस नए हीरो की तरफ देखेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट की, जहां पर अल्ट्रा वायलेट ने अपनी परफॉर्मेंस बाइक F77 Mark II लॉन्च की है। देखते हैं इसका फर्स्ट राइड रिव्यू ध्रुव अत्री के साथ। अब F77 Mark II की जो राइडिंग स्टाइल है, यानी आपका जो राइडर्स ट्रायंगल बनता है वो थोड़ा रिलैक्स बनता है लेकिन स्पोर्टी भी बनता है। जो आपकी एक स्ट्रीट बाइक होती है और एक स्पोर्ट्स बाइक होती है, उसके बीच का आपको यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। तो आप लंबी जर्नीज़ यहाँ पर काट सकते हैं। ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाइएगा, बिकॉज ये फिर भी स्पोर्टी टूरिंग की ही कैटेगरी में आएगी। अब ये जो आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं इस मोटरसाइकिल के, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे लगते हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इस मोटरसाइकिल में अपडेट के साथ आपको मिलती है 5 न्यूटन मीटर्स की एक्स्ट्रा टॉर्क, यानी आपको मिलती है 100 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क।
इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं जिन्हें आप यहाँ से साइकिल थ्रू कर सकते हैं, जो इसका पावर बटन है। और ये जो इनिशियल थ्रॉटल होता है वो ग्लाइड मोड में काफ़ी कम आपको रिस्पांस देता है, तो ये आपकी सिटी वगैरह की राइडिंग के लिए, ट्रैफिक में राइड करने के लिए अच्छा है। फिर आपका आता है कॉम्बैट मोड, इसमें आपको जो इनिशियल थ्रॉटल का रिस्पांस मिलता है, ये जो आपने घुमा दिया थ्रॉटल को, आपको इससे डिसेंट परफॉर्मेंस मिलती है और ये आपकी सिटी स्पीड्स के लिए डिसेंट रहता है। इसमें आपको ओवरटेक करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको बैलिस्टिक मोड में डाल के आता है असली मज़ा। अब इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो ये मोटरसाइकिल के लिए कंपनी कहती है कि इसका ऑलमोस्ट 50-50 का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रंट और रियर का, लेकिन मुझे ये मोटरसाइकिल फ्रंट में काफ़ी हैवी लगी, यानी हैंडल करते वक्त इसमें आपको भार काफ़ी ज़्यादा पता पड़ता है जब आप स्पेशली कॉर्नर्स में जाते हो, और हो भी कैसे सकती है क्योंकि 207 किलोग्राम का इसका वज़न है। और दूसरा, ये थोड़ी टॉप हैवी भी ज़रूर है, इसका जो वज़न है वो थोड़ा ऊपर की तरफ केंद्रित है, तो जब आप इसको पार्किंग वगैरह में लगा रहे हैं और अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो हो सकता है कि मोटरसाइकिल गिर जाए। हाँ, इसके ब्रेक्स बढ़िया हैं और MRF टायर्स की ग्रिप भी अच्छी है, तो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस एंगेजिंग ज़रूर है। 0 to 100 kmph 7.7 सेकंड्स में होता है, तो इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस किसी 300 सीसी मोटरसाइकिल जैसा है। लेकिन इसमें मज़ेदार है वो इंस्टेंट टॉर्क जो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही मिल सकता है। अब मार्क 2 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, 3 स्टेज का ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है इस मोटरसाइकिल में आपको, जो आपके कॉर्नर्स अगर स्लिपरी होते तो इंटरवीन करता राइडिंग में, बट अभी तो नहीं करा बिकॉज हम तो एकदम साफ सुथरी सड़कों पर चला रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको 9 लेवल्स की रीजन ब्रेकिंग मिलती है, और वो रीजन ब्रेकिंग भी काफ़ी आसानी से सिर्फ यहाँ पर बटन दिए गए हैं उससे एडजस्ट हो सकती है। मैं अभी फ़िलहाल इसको R1 पे चला रहा था, यानी बिल्कुल भी रीजन ब्रेकिंग नहीं होती है वहाँ पे। अगर आप इसको 4 या 5 पे चलाएंगे तो आपको थोड़ा रियल मोटरसाइकिल जैसी इंजन ब्रेकिंग वाली फील आती है, और जब आप 9 पर चले जाते हैं तो आपकी ब्रेकिंग काफ़ी अग्रेसिवली होती है और वो आपकी बैटरी में भी फीड होती है, यानी उससे आपकी जो रेंज होती है वो भी बढ़ जाती है। ये मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा कोहेसिव दिखता है। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपोज वायरिंग या नट बोल्ट नहीं दिखता है, तो वो बहुत एक स्पेशल चीज़ दिखती है। वायरिंग वगैरह भी अच्छे से नीटली टक्ड इन है। छोटी बहुत वायर आप देख सकते हो जो पीछे की साइड पे है, ये रियर डिस्क ब्रेक वगैरह की वायर है। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन काफ़ी क्लीन है। बैटरी पैक की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है स्टॉप रिकॉन वेरिएंट में, अदरवाइज आपको 7.1 किलोवाट का मिलता है। और इस पर आपकी क्लेम रेंज 323 IDC साइकिल यानी इंडियन ड्राइविंग साइकिल में है। ऑब्वियसली आप रियल वर्ल्ड रेंज इससे कम ही एक्सपेक्ट कीजिए, मे बी 200-225 किलोमीटर्स तक की आप रेंज ला सकते हो। एंड अगर आप इंक्लाइन वगैरह पे चलाओगे तो शायद ये नंबर और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाए। हालांकि अल्ट्रा वायलेट को इस मोटरसाइकिल की बैटरी में इतना विश्वास है कि वो 8 साल या फिर 8 लाख किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड दे रहे हैं इस मोटरसाइकिल के टॉप रिकॉन वेरिएंट पर। चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग का क्लेम जो है 3 किलोवाट के चार्जर के साथ जो आपको घर पे लगाने को मिलेगा, उस पर आपकी मोटरसाइकिल 0 to 100% चार्ज होगी करीबन 5 घंटे में। और कंपनी आपके टूरिंग के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सुपरनोवा फास्ट चार्जर्स लगा रही है हाईवेज पर। फीचर्स के लिए इसमें 5 इंच की स्क्रीन है जिसमें नया लेआउट है, हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग और TPMS भी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सभी फीचर्स पुराने कस्टमर्स को भी OTA अपडेट्स के द्वारा फ्री दिए जाएंगे। आपकी मोटरसाइकिल की सुरक्षा के लिए इसमें अलार्म भी दिया गया है जो आपके फ़ोन पर अलर्ट्स भेजता है और कुछ ऐसे काम करता है। अब ये मोटरसाइकिल आप कहाँ खरीद सकते हैं? वेल, कंपनी ने स्टार्ट किया था बेंगलुरु से, और यहाँ पर आप बैंगलोर में तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनका एक्सपेंशन होगा वेस्ट और साउथ इंडिया में और ज़्यादा। और इस साल के एंड तक यानी फेस्टिव सीजन तक आपको इसकी नॉर्थ और ईस्ट वाली पार्ट में भी इंडिया के प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। अब प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगी। यहाँ पर मैं बैठा हूँ टॉप रिकॉन वेरिएंट पे, जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपको 3 लाख रुपए का पड़ेगा, और ये जो टॉप वेरिएंट है ये है 4 लाख रुपए। एक शोरूम प्राइसेस में बता रहा हूँ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। मर्सिडीज ने अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV EQA लॉन्च कर दी है। इसके फर्स्ट ड्राइव रिव्यू पर चलते हैं मोहित भारद्वाज के साथ। प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करने के लिए मेरा मानना है कि आप सभी को आवश्यकता है एक ऐसी गाड़ी की जहां पर टेल पाइप एमिशंस 0 हो, और एक ऐसी ही गाड़ी के साथ आज मैं खड़ा हूं जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज EQA।
बात की जाए डिज़ाइन की तो EQA काफ़ी हद तक GLA जैसी है। आफ्टर ऑल प्लेटफॉर्म सेम है और सिलुएट भी आइडेंटिकल है, लेकिन कुछ फेरबदल किए गए हैं, जैसे कि आपको सामने की ओर एक बंद कंसील्ड ग्रिल मिल जाती है, जहां पर एम्बेडेड स्टार पैटर्न भी देखने को मिलेगा। बम्पर में आपको कोई खास एयर वेंट्स नहीं मिलते हैं और जो हेडलैम्प स्ट्रक्चर है वो भी नया है और LED DRLs के लिए आपको एक लाइट बार मिल जाता है फॉर अ कनेक्टेड थीम। अब हम बात करें ड्रैग कोफिशिएंट की तो उसको यहाँ पर कम करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। उसी के चलते 19 इंच के नए अलॉय व्हील्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ड्रैग को कम करने में ज़्यादा सक्षम है। EQA के केबिन में आपको GLA की झलक देखने को ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि डैशबोर्ड लेआउट बिल्कुल सेम है। जो अपहोल्स्ट्री का थीम है वो थोड़ा बदला गया है और एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा ब्रॉन्ज फिनिश AC वेंट्स पर। बात करें स्टैंडर्ड फीचर्स की तो EQA में इनकी भरमार है, बट क्या कुछ यहाँ आपको मिलता है, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पीछे की सीट्स पर जब आप आएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये EQA है, GLA नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैटरी पैक फ्लोर के नीचे फिट किया गया है, तो फ्लोर की हाइट थोड़ी सी ऊंची हो गई है, जिस वजह से आप एक नीज अप पोजीशन में बैठेंगे। अगर आप अपने पैरों को आगे वाली सीट के नीचे स्लाइड करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। चलाने के मामले में EQA का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा शालीन है। आपको एक शांति प्रिय और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये गाड़ी देती है। आफ्टर ऑल जो सस्पेंशन है उसकी ट्यूनिंग सॉफ्टर साइड की गई है, तो जो ओवरऑल हाईवे क्रूजिंग कैपेबिलिटी हमने इस गाड़ी की जानी है, वहाँ पर ये एक्सपेंशन जॉइंट्स, रिपल्स और पॉटहोल्स का मुकाबला काफ़ी आसानी से कर लेती है। सिटी की बात करें तो काफ़ी पेपी परफॉर्मेंस है। 0 से 100 की रफ्तार लगभग 8.5 सेकंड में ये गाड़ी पकड़ लेती है और उसी के साथ आपको 3 रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मोड्स मिल जाते हैं, तो इंजन ब्रेकिंग की कमी भी महसूस नहीं होगी। अब मैं बात करूं चार्जिंग रेंज की तो आपको 560 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है, यानी कि आप रियल वर्ल्ड में गुड़गांव से जयपुर आना जाना एक सिंगल चार्ज में कर सकते हैं। अगर आप EQA को एक स्टैंडर्ड 11 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको 7 घंटे 15 मिनट लगेंगे। वहीं अगर आप एक फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करेंगे तो यह टाइम घट के 35 मिनट हो जाता है 10 से 80% चार्ज पाने के लिए। ओवरऑल ब्रेकिंग मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी, हैंडलिंग मुझे बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल लगी और राइड तो कंफर्टेबल इसकी है ही। आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी SUV की तलाश में हैं तो आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या आपको EQA खरीदनी चाहिए या नहीं। डिज़ाइन मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड और एलिगेंट लगा GLA के मुकाबले में। इंटीरियर भी स्पेशियस है, फीचर लोडेड है और राइड क्वालिटी काबिले तारीफ है। काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिल जाती है और 560 किलोमीटर की रेंज मुझे लगता है काफ़ी होती है एक डेली सिटी रन अबाउट कल्चर के लिए और इंटरसिटी ट्रैवल्स के लिए। मर्सिडीज बेंज की एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक SUV की तलाश थी तो वो तलाश अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप इस बैज वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और अब वक्त आ गया है सुजुकी की लेटेस्ट बिग बाइक राइड करने का। सुजुकी V-Strom 800DE को ऑन एंड ऑफ रोड बताने इसकी सारी खासियत। जिसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है लगभग 10.5 लाख रुपए एक शोरूम की कीमत पे। कैसी है ये बाइक ऑफ रोड, ऑन रोड और हाईवे पे चलाने में, बताएंगे आज इस वीडियो में। इस नए V-Strom को मिलता है एक 776 सीसी का
पैरेलल ट्विन मोटर जोड़ा गया है एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। छोटे मोटे खड्डों पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आप वीकेंड पे ट्रेल्स पे जाना चाहते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। आपको इनफ पावर मिलता है इस मोटरसाइकिल के साथ। लेकिन अगर आप सीरियस ऑफ-रोडिंग की ओर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर सताएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सस्पेंशन है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट है। अगर आप छलांग लगाते हैं तो जब फ्रंट व्हील ज़मीन से टकराता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैवल दिखेगा सामने की सस्पेंशन का, और इसका यही मतलब होता है कि बहुत जल्दी बॉटम आउट होता है इसका फ्रंट सस्पेंशन। हालांकि अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का मिल जाता है फीचर, मतलब फ्रंट में आप इस यूएसडी फोक्स को प्रीलोड और रिबाउंड के लिए एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। वैसे ही पीछे का जो मोनोशॉक दिया गया है इसको भी आप अपने हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं तो इन डनलॉप टायर्स को भी अपग्रेड करना चाहेंगे। शहरी ट्रैफिक के लिए, हाईवे पे निकलना चाहते हैं, घूमने के लिए ये टायर्स बेहतरीन है। लेकिन ऑफ रोड में मुझे लगता है और ज़्यादा फोकस नॉबी टायर्स आप चूज़ कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ। अगर आपने पहले कभी बड़ी बाइक नहीं चलाई है तो आपको ये काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग सकती है। 850 मिलीमीटर से अधिक का आपको यहाँ पे सीट हाइट दिखेगा, वजन 235 किलो। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 या ज़्यादा है तो आप आराम से दोनों पैर गाड़ के खड़े हो जाएंगे। इसका जो सीट है ये काफ़ी चौड़ा है, लंबा है और अच्छे कुशन मटेरियल से बनाया गया है, मतलब स्पेस आपको ढेर सारा मिलेगा। आप अपराइट होके बैठते हैं, सीधे बैठते हैं, और जो फुट पेग्स है थोड़े से रेयर सेट हैं। वहीं ऑफ रोडिंग के दौरान आप इस मोटरसाइकिल पे फुट पेग्स पे खड़े हो जाइए, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो नकल गार्ड है ये भी प्लास्टिक में फिनिश किए गए हैं। वहीं इंजन बैश प्लेट जो दिया गया है ये भी प्लास्टिक में फिनिश किया गया है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर एल्युमिनियम का दिया जाता तो ये अच्छी बात होती। लेकिन पेंट फिनिश बेहतरीन है, सीट की क्वालिटी अच्छी खासी है और हार्डवेयर आपको भरपूर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्यूल चैनल एबीएस, सामने 2 डिस्क दिए गए हैं, आप डिफरेंट एबीएस मोड में स्विच कर सकते हैं। वहीं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है जो आप अपने लहजे के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्रेवल मोड में आज ट्राई किया और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पकड़ मिलती है इस मोटरसाइकिल के साथ। ड्राइव मोड्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। ए सबसे एग्रेसिव है, काफ़ी आक्रामक तरीके से पावर डिलीवरी होती है। थ्रॉटल काफ़ी एग्रेसिव लगता है, राइट बाय वायर थ्रॉटल का इस्तेमाल हो रहा है, क्रिस्प रिस्पॉन्स है। लेकिन मैंने मोस्टली सी मोड, कंफर्ट मोड में चलाया, जहां पावर डिलीवरी लिनियरली बिल्ड करती है। आपको अच्छा खासा टॉर्क आराम से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स दिया गया है। यहाँ क्विक शिफ्टर काफ़ी आराम से काम करता है, एफर्टलेसली आपको यहाँ पे शिफ्ट दिखाई पड़ेगा। 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले भी मिलता है और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिनिश किया गया है। डिज़ाइन वाइज आपको बड़ी बाइक वाली फील ज़रूर आएगी। बस मोटरसाइकिल की जो खासियत है वो है इसका इंजन, बहुत ही रिफाइंड आपको फील होगा। लो एंड से आपको मिलेगा अच्छा टॉर्क, लगभग 3-3.5 हज़ार RPM से आपको वो खिंचाव महसूस होगा, जो लगभग 8-8.5 हज़ार RPM तक आपको क्लीन मिलता है टॉर्क। मतलब ओवरटेकिंग करना है बेहद आसान इस मोटरसाइकिल के साथ। लेकिन लगभग 5.5-6 हज़ार RPM के ऊपर आपको थोड़े वाइब्रेशंस ज़रूर दिखेंगे। हालांकि स्पीड पलक झपकते पकड़ती है ये मोटरसाइकिल, लगभग 100-120 का स्पीड तो ये काफ़ी आराम से 3rd गियर पे पकड़ लेती है। सुजुकी की ये नई वी-स्टॉर्म 800 काफ़ी आकर्षक है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर एक्सेसरी पे आपको खर्च करना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग थोड़ी खस्ता है, सॉफ्ट रोडिंग के लिए इसे इस्तेमाल कीजिए, और इसका जो मेन पर्पस होगा वो होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, जिसमें ये पूरे अंक लाती है। आज के शो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज़रूर फॉलो करिए। हम बहुत सारा इंटरेस्टिंग ऑटो कंटेंट लगातार पोस्ट करते रहते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।